हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बसवा कल्याण। अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीएस सीनियर लीडर जनाब असदुद्दीन साहब। तो आज हम इनसे ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से और दूसरे जो बाई इलेक्शंस के सरगर्मियाँ हमारे सामने आ रही हैं उस ताल्लुक से हम कुछ सवाल करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो आज के सेशन में आपका दिल से खैरमकदम करता हूँ। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कर्नाटका की मुख्तलिफ़ अज़ला में नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, उसमें जो पहला दिन था नाइट कर्फ्यू का, वहाँ पर हम देख सकते थे कि गुलबर्गा और बिदर ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पुलिस की बर्बरियत देखी गई लोगों पे और इंतहाई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया पुलिस की जानिब से। मगर कल जब मास मीडिया की जानिब से हम लोगों ने दौरा किया बसवा कल्याण का, तो पूरे बसवा कल्याण में ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली है। और दूसरी तरफ ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि बसवा कल्याण में चूँकि बीजेपी हुकूमत फ़िलहाल रियासत कर्नाटका को चला रही है, तो उसने बाई इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए ये जो नाइट कर्फ्यू का एक गेम खेला गया है। तो आप इसको किस हद तक सही ठहराते हैं सर, ये जो जितने भी रूमर्स फैल रहे हैं? देखिए, ये मैं इन्हें रूमर्स नहीं मानता। दरअसल ये हकीकत है जी कि ये जो है ना कर्फ्यू, लॉकडाउन, इन तमाम चीज़ों को जो है ना हुकूमतें एक ख़ास सियासी मकसद हासिल करने के लिए या फिर कुछ ख़ास मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जी कोविड वगैरह के लिए जो लॉकडाउन वगैरह का जो मामला था, कई बार ऐसा हो रहा है कि वो किसी ख़ास मुद्दे से आवाम का ध्यान भटकाने के लिए या किसी मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए कोविड जो है ना अपना रूल्स के हिसाब से लॉकडाउन वगैरह इन तमाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस दिन में देखने को मिल रहे हैं। अब और दूसरे सोने पे सुहागा ये है कि बसवा कल्याण में ज़िमनी इंतखाबात का माहौल चल रहा है। तो हर राजनीतिक दल की जानिब से जो कोरोना के जितने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियारात करने की जहाँ पर बात आ रही है, वहाँ पर वो तमाम राजनीतिक दल पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की जाती है जी पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह के लिए, मुझे देखने में ये आ रहा है और आवाम भी देख रही है कि पॉलिटिकल गैदरिंग्स या फिर कोई रैलीज़ हो, पब्लिक मीटिंग्स हो, वहाँ पर इसके खुला जो है ना इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, रूल्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत इनको पूरी छूट दे रही है। जी दीगर जगहों पर यानी सियासी एक्टिविटीज़ सेट कर कहीं और पर अगर हो तो वहाँ पर थोड़ा सा उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल रैलीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह इनमें कहीं पर भी कोविड रूल्स के जो है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ये ख़तरा है, ख़तरनाक चीज़ है। तमाम को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और हुकूमत को भी सिंसियरली कोविड रूल्स को इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होगा बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से, क्योंकि जिस दिन से वो बसवा कल्याण आए हैं उस दिन से देखा जा सकता है कि वो लगातार जेडीएस पर पर्सनली वो अपनी दुश्मनी ज़ाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कुमार स्वामी पर पर्सनल एलिगेशंस लगाए हैं, उनके रंग को लेकर के हो या फिर बीजेपी से खुफिया तौर पर रिश्वत लेने की बात उन्होंने कही है। तो ये जितने भी चीज़ें थी, अभी हाल ही में हमें सुनने में ये आया है कि बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान वापस जा चुके हैं। तो उनके आने से या फिर उनके चले जाने से जेडीएस पर कितना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है? दरअसल अगर सच कहा जाए तो ज़मीर अहमद ख़ान अगर यहाँ से वापस गए हैं तो उनके जाने का सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे है। जी क्योंकि जब तक बंदा यहाँ पर थे वो उनकी एक्टिविटीज़, उनके स्टेटमेंट, सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रही है। जी क्योंकि उन्होंने इश्यूज़ से हटकर नॉन इश्यूज़ को जिस तरह जो है पे बात की, किसी के रंग पे बात की, अपने जो है ना अपना रेसिज्म वाली माइंडसेट का जो है ना उन्होंने मुजाहरा किया, जिसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ उनके लिए और इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि इतना पैसा लिया गया है, बीजेपी के सपोर्ट के लिए ये कर रहे हैं। आवाम बहुत समझदार है, तो आवाम ने उसके बाद में जब एनालाइज़ किया तो उसके बाद वो फिर एक्सपोज हो गए। और उनका एक बयान ये भी था कि भाई अपना मुसलमान को टिकट हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि 1999 में सिर्फ 4000 वोट लिए थे। जानबूझकर डेलिबरेटली उन्होंने 4000 की फिगर बताई, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम एक कैंडिडेट ने 11000 वोट लिए थे, उसका जिक्र नहीं किया। तो आवाम ये सारी चीज़ें एनालाइज करती है। तो इनका एजेंडा जो है एक मुस्लिम क़यादत को उभरने का मौका न देने का एजेंडा एक्सपोज हुआ। उसके बाद इत्तलात ये भी मिल रही थी कि जिस तरह से वो पैसे वगैरह जो है ना जाके बांट रहे थे, तो उन तमाम चीज़ों की वजह से कई लोगों में ये सोच पैदा हुई कि क्या हम बिकाऊ हैं, जी क्या हमारे वोट खरीदे जा सकते हैं, और क्या यहाँ पर एक मुस्लिम लीडरशिप के बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी जो कुमार स्वामी ने दी है,
कुमार स्वामी ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, क्या इस अपॉर्चुनिटी को ये पैसे के बलबूते पर, क्या उस अपॉर्चुनिटी को जो है ना को आवाम इस अपॉर्चुनिटी को आवाम महज इसलिए खो देंगे क्योंकि कोई बंदा आके उन्हें पैसे दे रहा है? क्या हमें बिकाऊ समझा जा रहा है? इस तरह की फीलिंग लोगों में क्रिएट हुई थी। और फिर इसके साथ साथ में रहीम खान साहब, जिन्होंने इकबाल अहमद सरडगी के मामले में, जब वो MLC के कैंडिडेट थे, ये बंदा तारीख गवाह है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और एक मुसलमान को हराया था। अब इसी टोली में एक दूसरे मेंबर ज़मीर अहमद खान, जिन्होंने 2016 में BM फारूक को हराने के लिए 6 या 7 जो है ना MLAs का साथ लिया और BM फारूक को हराया। तो ये टोली आकर जिस तरह से यहाँ पे सरगर्म अमल थी, ये एक्सपोज हो रहे थे और इनका यहाँ पर रहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। लेकिन सिद्रा भैया साहब को ख़ुद को अंदाज़ा होगा 2 मई को जब रिज़ल्ट आएंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की ज़मीर अहमद खान को यहाँ का इंचार्ज बनाकर। इन्हीं के बयानात और इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से ही कांग्रेस की भारी अक्सरियत से जो है ना नाकामी होने वाली है। जी, लोगों में फ़िलहाल रूमर्स तो यही हैं कि ये जो बाई इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, वो पूरे के पूरे पैसे की बुनियाद पर हो रहा है। और उसमें चाहे कांग्रेस के ताल्लुक़ से हो, जिस तरह से BZ ज़मीर अहमद ख़ान का मंठाड़ का वाक़या हमारे सामने आया है कि वहाँ पर लोगों में फूट डाली गई पैसों की बिना पर, आपस में नौजवान लड़ने पर वहाँ पर मजबूर हो गए। तो लोगों में ये भी रूमर्स हैं कि JDS में भी ये बात चल रही है। जहाँ तक पैसों की अगर बात है तो JDS में भी पैसों का कुछ तबादला हो रहा है। नहीं, देखिए, हम कभी भी पैसे के बलबूते पर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा जी। हम सियासत में पैसों के इस्तेमाल की आइडियोलॉजी के सख्त मुखालिफ हैं। हम कहीं पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारी एक गरीब पार्टी है। हमारे पास फ़ंड की कमी होने की वजह से हम जस्ट एक ही जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे वजूद को बरकरार रखना था। तो हम कभी भी ये नहीं करते। लेकिन ज़मीर अहमद खान साहब वगैरह ने जिस तरह से यहाँ के पैसे वगैरह का इस्तेमाल किया, निगेटिव इफेक्ट हो रहा है। लोगों के जहन में ये आ रहा है कि क्या हम बिकाऊ हैं। और इसके साथ में एक चीज़ ये बता दूँ कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इनके रिज़ल्ट जब आएंगे, परिणाम ये होगा कि उसके बाद मुस्लिम लीडरशिप के बनाने के लिए आवाम में हौसले बुलंद होंगे और 2023 में कम से कम 15 से 20 मुस्लिम MLAs असेंबली में जाएंगे। ये इतना बेहतरीन मौका है। और यहाँ पे मैंने जब सर्वे किया, आवाम से मिल रहा था, तो आवाम में मैंने एक चीज़ महसूस की कि उनमें तड़प है और वो इस बात को मानते हैं कि कुमार स्वामी ने यहाँ पर यसरत अली कादरी को अपना कैंडिडेट बनाकर एक बेहतरीन मौका दिया है। और हमारी सोच जो एक हॉल में, शेल में बंद थी कि हम जीत नहीं सकते, हम दूसरी कम्युनिटीज़ का साथ नहीं ले सकते, हम सिर्फ किंग मेकर हो सकते हैं लेकिन किंग नहीं हो सकते। ये सारे अजम्पशंस यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं और उसके बाद एक नया इनकलाब हमारी सोच में आने वाला है, जिसके परिणाम 2023 के इलेक्शन में आएंगे। और यहाँ पर आवाम जो हमारा साथ दे रहे हैं, पैसे का उसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, देवेगौड़ा साहब का किसानों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, कुमार स्वामी का किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, उनका ग्राम वास्तव्या, इन्हीं बुनियादों पर तमाम कम्युनिटीज़ के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। और एक चीज़ जो मैंने महसूस की है, यसरत अली कादरी साहब, माहौल बहुत अच्छा बन चुका है इनके लिए, लेकिन कुछ लोग जायज़ अपनी जगह पर सोच रहे हैं कि यसरत अली कादरी हम तक नहीं पहुँचे, तो ये अगर वो प्यासे को कुएँ तक आना चाहिए वगैरह, इस तरह की बातें भी मैंने सुनी। उन तमाम से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि कुआं प्यासा इस लॉजिक से बाहर आइए। ये बेहतरीन मौका है, आप ख़ुद बादल बनिए और बादल बनकर बरसिए आप। ये मौका है, ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है। तो मैं आवाम से जो अपील करता हूँ, जो नाराज़ है कि यहाँ तक नहीं आ सके, बहुत मसरूफ़ हैं, कम वक्त है, तमाम तक पहुँचने की कोशिश हो रही है। अगर पहुँच ना भी पा रहे हों तो मेरी उनसे अपील है कि कुआं प्यासे की लॉजिक छोड़िए, ख़ुद बादल बनकर बरसिए। इस तरह का मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। जी, मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये उम्मीद रखता हूँ कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, और अगर ना भी मिले हों तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, वहाँ पर आप दिल खोल कर अपने सवाल रख सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब लेने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर मैं असदुद्दीन साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और साथ ही आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बसव कल्याण अवाम की आवाज़ के साथ।